Sir, one part of the annexure talks about electronic toll collection which is now for an unlimited period. I know for fact there's a law on toll which says toll is a compensatory imposition. मतलब आप टोल तब तक कलेक्ट करेंगे जब तक आपका रोड का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गेट्स रिकवर्ड. But this is not happening in India. All tolls continue indefinitely, which is not in public interest, sir. It's basically cheating to the public. So I am saying, sir, that does NHAI, which plans to review this unlimited collection policy, which is against public interest, sir. सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, BSEL की, अरसारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? राजस्थान के प्रमुख नगर उदयपुर को पाली, जैसलमेर व जोधपुर क्षेत्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग SH-16 का एक घाट सेक्शन हिस्सा जो राजसमंद जिले के गढ़बोड़ से देसूरी के मध्य स्थित है, लगभग 8 किलोमीटर के इस घाट सेक्शन को देसूरी की नाल के नाम से भी जाना जाता है. यह मार्ग राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यवसाय मार्बल ग्रेनाइट के प्रमुख नगरों उदयपुर व राजसमंद से पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, सांचौर व माउंट आबू तक जाने का मुख्य मार्ग है, जो कम दूरी व कम समय में व्यापार को बढ़ावा देता है. एवं यह मार्ग गोमती, चारभुजा, देसूरी होकर आगे गंतव्य तक जाता है. इसके अतिरिक्त देसूरी की नाल उदयपुर को भारतीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसलमेर से भी जोड़ता है. अतः इस मार्ग का इस्तेमाल भारतीय सेना के वाहन भी उदयपुर और जैसलमेर में आने जाने के लिए इसके मध्य इस्तेमाल करते हैं. देसूरी की नाल घाट सेक्शन ऐतिहासिक श्री राणकपुर मंदिर, श्री परशुराम महादेव मंदिर, श्री चारभुजा नाथ जी मंदिर एवं श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा जैसे धार्मिक आस्था और अत्यंत मान्यता वाले स्थानों को भी जोड़ता है. हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, वहीं हल्दी घाटी युद्ध हुआ था एवं यह प्रसिद्ध स्थल हल्दी घाटी भी इसी स्थान पर, इसी क्षेत्र में मौजूद है. अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के समीप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विख्यात कुंभलगढ़ दुर्ग भी यहीं स्थित है, जिसकी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया विश्व के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है. उपसभापति महोदय, एक दर्दनाक हादसे का भी जिक्र करना चाहूंगा. देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा हादसा देसूरी दुखांतिका इसी स्थान पर दिनांक 7 सितंबर 2007 को हुआ था, जिसमें मौके पर ही 108 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं भारतीय सेना के वाहनों सहित हादसों का अनुमान अगर लगाया जाए तो प्रतिवर्ष यहां औसतन 100 से अधिक लोगों को हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ती है. इन्हीं हादसों में मार्बल व अन्य सामान की क्षति होने से प्रतिवर्ष व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान भी होता है. देसूरी चारभुजा के मध्य इस घाट सेक्शन में 12 खतरनाक S और L सेक्शन के मोड़ हैं और 5 सकड़ी पुलियाओं पर खतरनाक ढलान है, जिसमें वाहनों की सांस हाँफ जाती है और कभी वो चट्टानों से टकराते हैं तो कभी वो 40 फुट गहरी पास में जो खाई है उसमें गिरते हैं. देसूरी की नाल में 1952 से अब तक लगभग 1000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. देसूरी की नाल में लगातार होती जनहानि के मद्देनजर अगर वहां एलिवेटेड रोड बनाई जाती है तो वर्षों से चला आ रहा ये मौतों का सिलसिला समाप्त होगा एवं आसपास के क्षेत्र में आमजन और व्यापारियों को भी लाभ होगा. अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह कि देसूरी नाल क्षेत्र में एलिवेटेड रोड बनाने पर गंभीरता से विचार हो. धन्यवाद. के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, अवकाश, नकदीकरण, ग्रेच्युटी, कर्मचारी आवास और पदोन्नति और भर्ती के लिए आरक्षण के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं? क्या इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जा रहा है? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या नीतिगत निर्णय लिए गए हैं? धन्यवाद. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को प्रश्न पूछना चाहूँगा. कंपनियों के सुगमता के निकास के दौरान
संबंधित श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हितों के सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो कृपया बताने की कृपा करें कि क्या सरकार इस संबंध में कोई विशेष नीति या नियमावली बनाई है? निकास के दौरान श्रमिकों के वेतन भत्तों और अन्य लाभों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है? Honorable Speaker, sir, I wanted to ask to the Honorable Minister, about the ways in which the Mudra loans are dispersed and monitored. There has been a lot of complaints about the way the loans are dispersed to the kind of beneficiaries and also a lot of NPAs. So they have answered my question. I had asked for the average rate of interest in all these Mudra loans, for which a range is given, which ranges from, if I take a public sector bank, it is 9.15 to 12.80. And if a private sector bank, 6.9, 6.28%. So my question is, what percentage of the loans are in the high end, 20 plus 28? And which means that a huge amount of interest is being charged. And what percentage has gone as NPA? Is there a mechanism from the government to monitor the outcomes of these Mudra loans? And also why there is so much of NPA coming in the Mudra loans? Because it is very evident from the minister's answer that they have no idea about what outcomes are being created, no idea about what is happening on the ground as far as Mudra loans are concerned, no idea why NPAs are so many, what is the reason for the high percentage of NPAs. My question again to the minister is, what is the mechanism you have to monitor the way in which these loans are disbursed, what rates they are being disbursed, what harassment people are going through because of recoveries, and what is the outcomes which is coming out of Mudra loans? Now, and we have seen that there's been a significant growth in 2023. You have almost 41.08 lakh units, and it's registered a 50% jump in the markets, which is all very well. But you need to have the other infrastructure, and if you don't, then it's a huge setback. You have an inadequate power grid. And rural charging stations are going to have different requirements from urban stations, as well as there's a lack of public EV charging stations. So unless these issues are sorted out, it's going to get very difficult. And it's a myth and fallacy, sir, that electric vehicles are going to resolve your emission problems. No, they have a whole different category of problems. And EV itself and the kind of batteries and power grids that they need are going to be contaminating the environment in a much more serious way. So I want to know what steps you are taking for setting up EV charging stations in public spaces. What are you going to do about the inadequate power grid, which will not be able to charge the vehicles, contribute to the vehicles, and the cost price per unit goes up? And the geographical vastness and diversity that India has, whether you have specific plans for public EV charging stations in these areas.